हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आई एम रफ़ीक अहमद। पिछले वीडियोस में हमने वेक्टर स्पेस से संबंधित कुछ थ्योरम्स प्रूव की थी, जिनमें एक अस्तित्व प्रमेय या एग्जिस्टेंस थ्योरम थी, एक एक्सटेंशन थ्योरम या विस्तार प्रमेय थी, और एक थ्योरम हमने ये प्रूव किया था कि वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट डायमेंशनल हो, उसके किसी भी आधार में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। किन्हीं दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। डायमेंशन या विमा किसे कहेंगे? वेक्टर स्पेस के आधार में जितने अवयव होते हैं उस संख्या को उस वेक्टर स्पेस की विमा कहेंगे। हम जानते हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होता है उसका कम से कम एक आधार होता है, और वो आधार फाइनाइट ही होगा, और उस आधार में जितने अवयव हैं उस संख्या को उस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की विमा कहेंगे। और फिर दूसरे भी अगर उस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के आधार होंगे तो उसमें भी अवयवों की संख्या समान होगी। जैसे किसी वेक्टर स्पेस की किसी बेसिस में 3 एलिमेंट्स हैं तो उस वेक्टर स्पेस की विमा 3 हो जाएगी। अगर उस वेक्टर स्पेस का सिंबल हमने वी लिया है तो हम इस बात को लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू 3, विमा 3 हो जाएगी। फिर उस वेक्टर स्पेस का अगर कोई दूसरा भी आधार होगा तो उसमें भी 3 ही एलिमेंट होंगे। उसके कितने भी आधार होंगे उसमें 3 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि किन्हीं दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। तो इस आधार पर हम विमा की डेफिनेशन लिखें। पहले सदिश समष्टि की विमा या डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि v ओवर f के किसी भी आधार में अवयवों की संख्या को उस सदिश समष्टि की विमा कहते हैं। इसे डायमेंशन ऑफ v पढ़ते हैं और लिखते हैं ऐसे DIM-V, इस सिंबल द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये तो हो गई डायमेंशन की बात। अब अगर हम पिछली जो हमने प्रूव कर रखी हैं ऐसी दो थ्योरम्स को एक बार उनके स्टेटमेंट को रिवाइज करें तो एक तो थी एग्जिस्टेंस थ्योरम और एक थी एक्सटेंशन थ्योरम, अस्तित्व प्रमेय और विस्तार प्रमेय। अस्तित्व प्रमेय के प्रोसेस में क्या हुआ था कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमें दे रखा है, और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम कहते ही उसको हैं जिसका कोई परिमित जनक विद्यमान होता है। तो उसका कोई परिमित जनक था, फिर हमने उस परिमित जनक में से एलिमेंट्स हटा कर उससे एक आधार प्राप्त कर लिया। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई सेट जनक है तो या तो वो खुद ही आधार होता है या उसका कोई ना कोई सबसेट वी का आधार हो जाता है। और एक्सटेंशन थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि अगर कोई सेट Li है तो या तो वो खुद ही वेक्टर स्पेस का आधार होगा या उसको विस्तृत करके, यानी उसमें कुछ और एलिमेंट्स मिला के उसे आधार बनाया जा सकता है। यानी जनक समुच्चय में से तो कुछ अवयव हटाकर उसे आधार बनाया जा सकता है और Li समुच्चय में कुछ अवयव मिलाकर उसे आधार बनाया जा सकता है। और किन्हीं दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है, और आधार में अवयवों की संख्या जितनी होती है उसे हम उस वेक्टर स्पेस की विमा कहते हैं। इन सब बातों के मद्देनज़र हम दो रिजल्ट्स जो पिछली थ्योरम्स और डेफिनेशन से निकलते हैं उन पर विचार कर रहे हैं। एज ए थ्योरम ही उनको हम ले रहे हैं। तो एक थ्योरम ये बनती है कि n विमीय सदिश समष्टि का n से अधिक सदिशों वाला कोई भी समुच्चय LD होता है, अर्थात Li नहीं हो सकता। अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की विमा n है
डायमेंशन n है, इसका मतलब है कि उसके किसी भी आधार में n अवयव होंगे। तो n विमा है तो n से अधिक अगर सदिश किसी समुच्चय में लेंगे तो वो समुच्चय Li नहीं हो सकता, ऑलवेज Ld होगा। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है। प्रूफ पर आए, V ओवर F कोई n विमीय सदिश समष्टि है। V ओवर F इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जहां n नेचुरल नंबर होगा ऑब्वियसली। अब S V का कोई उपसमुच्चय है, S में V के कुछ वेक्टर्स होंगे जिसमें सदिशों की संख्या n से अधिक है। n तो विमा है और S V का ऐसा सबसेट है जिसमें n से अधिक एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल S में हम मान लें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, उसके बाद भी एलिमेंट हैं उसमें, यानी अल्फ़ा n+1, अल्फ़ा n+2 या जितने भी होंगे, n से अधिक अवयव है, अवयवों की संख्या n से अधिक है और n उस वेक्टर स्पेस की विमा है। डायमेंशन ऑफ V बराबर n। तो अगर इस समुच्चय में अवयवों की संख्या विमा n से ज़्यादा है तो हमें प्रूव करना है कि ये समुच्चय Ld ही होगा, Li नहीं हो सकता। तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड ये 2 लाइन में प्रूव हो जाता है। जैसे अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए Li मान लें, सपोज करें कि Li होगा ये, तो अगर ये Li है तो विस्तार प्रमेय से, अब विस्तार प्रमेय क्या कहेगी कि जो Li समुच्चय होता है या तो वो खुद ही आधार होता है या उसका विस्तार आधार बन जाता है, यानी उसमें कुछ अवयव और बढ़ाने पर आधार बन जाता है। और ये दोनों ही बातें कंट्राडिक्शन हो जाएंगी। अगर ये खुद ही आधार है तो ये विरोधाभास है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या विमा से ज़्यादा है। किसी भी आधार में अवयवों की संख्या विमा के बराबर ही होती है, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। और अगर इसमें कुछ अवयव और बढ़ाने के बाद ही आधार बना तो भी ऐसे आधार में अवयवों की संख्या विमा से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये मानना कि ये Li है विरोधाभास है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब इट कैन नॉट बी Li सेट, और इसलिए ये Ld सेट हो जाएगा। ये सिंपल इसका प्रूफ हो गया। S V का कोई उपसमुच्चय जिसमें सदिशों की संख्या n से अधिक है, यदि S Li हो, यानी S को Li मान के चलें थोड़ी देर के लिए, तो विस्तार प्रमेय से या तो S स्वयं ही V का आधार होगा या S को विस्तृत करके V का आधार बनाया जा सकता है। परंतु उस स्थिति में प्राप्त आधार में अवयवों की संख्या, अगर S खुद आधार बन रहा या S में कुछ अवयव बढ़ाने पर आधार बना, तो फिर कैसा आधार प्राप्त होगा? उसमें अवयवों की संख्या n से अधिक होगी, जो कि विमा है, विमा से अधिक होगी, और विमा से अधिक किसी भी आधार में अवयव नहीं हो सकते। तो ये कंट्राडिक्शन है। अतः ये मानना कि S Li हो ये सही नहीं है, यानी S Li नहीं हो सकता, फलतः S Ld होगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से बाय कंट्राडिक्शन मेथड ये प्रूव हो गया कि अगर किसी सबसेट में, वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट में विमा से अधिक अवयव हैं तो वो Li तो कम से कम नहीं हो सकता। सिमिलरली एक और थ्योरम हम लें और उसका स्टेटमेंट ये बनेगा कि n विमीय सदिश समष्टि का n से कम सदिशों वाला कोई भी समुच्चय जनक नहीं हो सकता। ऊपर हमने प्रूव किया था कि n से अधिक यानी विमा से अधिक अवयवों वाला समुच्चय Li नहीं हो सकता। यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि विमा से कम अगर किसी समुच्चय में अवयव हैं तो वो समुच्चय जनक समुच्चय तो नहीं हो सकता। ये भी निष्कर्ष विरोधाभास विधि से बहुत आसानी से निकल जाएगा। V ओवर F कोई n विमीय सदिश समष्टि है, तो V वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल है और इसकी डायमेंशन n है।
और डायमेंशन n है का मतलब यह है कि इसकी किसी भी आधार में एग्जैक्टली n ही सदिश होंगे। डायमेंशन हमने इसकी n मान ली, जो कि नेचुरल नंबर होगा। अब S V का कोई उपसमुच्चय है जिसमें सदिशों की संख्या n से कम है, ऐसा मान लें। तो S में V के कुछ वेक्टर्स हैं, लेकिन कुल कितने वेक्टर्स हैं वो संख्या विमा n से कम है। अब हमें प्रूव करना है कि ये समुच्चय जनरेटिंग सेट नहीं हो सकता। तो वही कंट्राडिक्शन मेथड से हम इस बात को प्रूव करेंगे। यदि S V का जनक हो, यानी थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि मान लो S जनक है, तो उससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा ये मानना कि ये जनक है सही नहीं है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि S V का जनक है, तो फिर अस्तित्व प्रमेय इस पर लगाएं, अस्तित्व प्रमेय का प्रोसेस लगाएं। अगर ये जनक है तो या तो ये स्वयं ही V का आधार हो जाएगा, या इसमें से कुछ सदिशों के निष्कासन करके V का आधार प्राप्त हो जाएगा। अस्तित्व प्रमेय के प्रोसेस में यही था कि या तो वो खुद ही आधार हो, जनक समुच्चय जो है अपने आप में जनक समुच्चय तो वो है ही, और वो आधार है कि नहीं ये डिपेंड करेगा उसके एलआई होने पर। तो अगर वो खुद आधार है जब तो ठीक है, और अगर वो आधार नहीं है तो उसमें से कुछ अवयव हटा हटा कर उसे आधार बनाया जा सकता है। ऐसा हमने अस्तित्व प्रमेय में पढ़ा था। तो यदि हम ये मानें कि S जो कि जिसमें कि विमा से कम अवयव हैं, जनक अगर इसको हम मान के चलें, तो फिर क्या होगा कि अगर ये जनक है तो या तो ये खुद ही आधार हो जाएगा, या इसमें से कुछ सदिशों के निष्कासन के द्वारा V का आधार प्राप्त किया जा सकता है। परंतु उस स्थिति में प्राप्त आधार में सदिशों की संख्या n से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि S में पहले से ही n से कम है। अगर S खुद आधार हो जाए तो कैसा आधार आएगा? जिसमें सदिशों की संख्या n से कम है। और S में से कुछ अवयव हटाने के बाद अगर आधार प्राप्त हुआ तो कैसा आधार प्राप्त होगा? उसमें भी सदिशों की संख्या n से और कम हो जाएगी। और ये दोनों ही बातें संभव नहीं है, यानी किसी भी आधार में सदिशों की संख्या n से कम हो नहीं सकती। तो अगर S को जनक मान लें तो क्या विरोधाभास आता है कि एक ऐसा आधार प्राप्त हो जाएगा जिसमें सदिशों की संख्या n से कम है, जो कि विरोधाभास है। अतः S जनक नहीं हो सकता। S को जनक मानने से विरोधाभास आ जाता है। तो इसमें हमने प्रूव किया है कि विमा से कम सदिशों वाला कोई भी समुच्चय जनक समुच्चय नहीं हो सकता। और इससे पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि विमा से अधिक सदिशों वाला कोई भी समुच्चय एलआई नहीं हो सकता। इन दो थ्योरमों और विमा की डेफिनेशन के आधार पर एक निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि जैसे हमने डायमेंशन की जो परिभाषा है वो आधार पर आधारित है, और आधार की परिभाषा हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी कि वेक्टर स्पेस के ऐसे सबसेट को हम आधार कहते हैं जिसमें दो विशेषताएं होती हैं। पहला तो वो एलआई समुच्चय होना चाहिए अपने आप में, और दूसरा वो जनक समुच्चय होना चाहिए, वेक्टर स्पेस को जनरेट करता हो। ये दो पॉइंट होने पर कोई समुच्चय आधार हो जाता है। लेकिन अब जो हमने अभी थ्योरम प्रूव की हैं उनसे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि n विमीय सदिश समष्टि, अगर हमें किसी वेक्टर स्पेस की विमा पता है कि n है और उसका कोई उपसमुच्चय S है, तो S V का आधार हो जाएगा अगर इन तीन पॉइंट में से कोई से भी दो पॉइंट उसके बारे में हम प्रूव कर दें। पहला पॉइंट S एलआई हो, दूसरा S जनक हो, और तीसरा S में अवयवों की संख्या विमा के बराबर हो। पहले दो पॉइंट से तो बाय डेफिनेशन ही S V का आधार हो जाता है। लेकिन अगर हम मान लो उस S के बारे में ये प्रूव कर दें कि वो एलआई है और जनक है, ये प्रूव ना करें, ये प्रूव कर दें कि उसमें सदिशों की संख्या विमा के बराबर है, तो एलआई होना और सदिशों की संख्या विमा के बराबर होने से भी वो आधार हो जाएगा, क्योंकि सदिशों की संख्या जब विमा के बराबर होगी तो वो जनक स्वतः ही होगा। इसी तरह से जनक है और सदिशों की संख्या
एस में विमा के बराबर है तो भी वो आधार हो जाएगा, यानी तब एल आई अपने आप ही होगा वो। तो मतलब ये है कि आधार अगर हम किसी समुच्चय को प्रूव करना चाहते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि परिभाषा में जो 2 पॉइंट है वही प्रूव किए जाएं, कि एल आई प्रूव करें और जनक प्रूव करें। उसकी बजाय हम एल आई और जनक में से कोई एक बात प्रूव कर दें, यानी केवल एल आई उसको प्रूव कर दें या वो जनक है ये प्रूव कर दें, दोनों बातें प्रूव ना करें, कोई एक कर दें और साथ में ये बता दें कि उसमें अवयवों की संख्या उतनी ही है जितनी उस सदिश समष्टि की विमा है, तो भी वो आधार हो जाएगा। तो ये वेक्टर स्पेस, स्पेशली फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के आधार के बारे में, आधार में अवयवों की संख्या के बारे में, एल आई समुच्चय में अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं और जनक समुच्चय में कम से कम कितने अवयव हो सकते हैं, उस बारे में ये थ्योरम्स प्रूव की हैं हमने। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।